अस्सलाम वालेकुम। द साइकोलॉजी टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान अजमल। आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। जिस तरह से सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजेट और अदर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी, तो बिल्कुल इसी तरह से एरिक एरिक्सन ने भी अपनी साइको सोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं, जिसमें एक ह्यूमन की, एक इंडिविजुअल की फ्रॉम बर्थ टू द डेथ जितनी भी उसके अंदर साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल चेंजेस आते हैं, उन तमाम जो है चेंजेस का जिक्र किया था। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरिक एरिक्सन के अंदर टोटल 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि उसकी जो पहली 5 स्टेजेस हैं वो 18 ईयर्स की एज तक वो फॉल करती हैं, जबकि बाकी जो उसकी जो है ये 3 स्टेजेस हैं दे बिलोंग्स फ्रॉम द अडल्टहुड इरा। तो इसमें बेसिकली ये है कि इसे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह से फ्राइड और जीन पियाजे ने अपनी स्टडीज के अंदर किया था कि जो बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है या डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड, तो उस टाइम पर उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है या जो उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो 5 से 6, 7, 8 साल की एज तक वो सारी कंप्लीट हो चुकी होती हैं। उसकी पर्सनैलिटी का तकरीबन 70 से 80% पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, और उसके बाद उसके अंदर चेंज आना वो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम इन स्टेजेस को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइको सोशल जो स्टेजेस होती हैं, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो उसके रिटर्न के अंदर जो है वो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और अगर उसके अंदर कोई साइको सोशल कोई क्राइसिस आ जाता है या कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसके आउटकम्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और वो स्पेसिफिक जो स्टेज होती है वो डिले का शिकार हो जाती है, और उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इसलिए एट 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 सम अप्रोप्रिएट टाइम उस नीड का जो है रिजॉल्व होना या उसको सॉल्व करना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम फॉर्मली इसकी स्टेजेस की तरफ जाएंगे। तो जो पहली स्टेज है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी जो एज रेंज है वो बर्थ से लेके 1.5 ईयर है। इसमें बेसिकली जो एक बच्चा होता है वो इस वर्ल्ड के बारे में अनसर्टन होता है। ज़ाहिर है एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको इस दुनिया के बारे में कोई इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो जब वो इस दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले जो जो वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ट्रस्ट कर रहा होता है, वो अपने केयर गिवर के ऊपर कर रहा होता है। तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है एक बच्चे की ग्रोथ के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसको लेकर जो है वो जब जब एक बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, उसको मिल्क चाहिए होता है, उसको फूड चाहिए होता है, उसको कोई भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है, तो वो सबसे पहले अपने केयर गिवर की तरफ देखता है। अगर उसका केयर गिवर उसको वो चीज़ जो है टाइमली प्रोवाइड करता है, अगर उसको फूड जो है वो टाइमली देता है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ जो बच्चा है उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। और अगर इस स्टेज के अंदर अगर सक्सेस होगी तो एक बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट वर्दीनेस आएगी, उसके अंदर होप आएगी कि जी मेरे केयर गिवर या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी बड़ी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। तो एक उसको इस दुनिया में रहने की या इस दुनिया के अंदर आने की जो है एक हम कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाती है। और अगर एक बच्चे की वो स्पेसिफिक नीड्स पूरी नहीं होती, उनके अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं या केयर गिवर उनको अपने बच्चों को टाइम नहीं देता है, या अपने मोबाइल फ़ोन्स की तरफ या अदर एक्टिविटीज़ की तरफ उनके केयर गिवर्स की जो है वो तवज्जो होती है बच्चों की तरफ नहीं होती, तो इट विल लीड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द फियर। तो एक बच्चे के अंदर जो है मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर फियर डेवलप हो जाएगा। वो ये समझेगा कि शायद मेरे जो केयर गिवर है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो एक तरह से एजिटेशन एक बच्चे के अंदर आ जाएगी, और एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा।
सेकंड स्टेज है जी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बेसिकली इसका जो बेसिक वर्च्यू है दैट इज अ विल, द विल पावर ऑफ अ पर्सन। इसकी एज रेंज जो है वो 18 मंथ से लेके 3 इयर्स है। इस एज के अंदर बेसिकली एक चाइल्ड जो होता है वो वॉक करने लग जाता है, वो अपने जो केयर गिवर या पेरेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अवे होकर अपनी इंडिपेंडेंस को शो करता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें बच्चे की जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है वो डेवलप हो जाती है। इसमें वो अपनी अपने अपनी पसंद के टॉयज की तरफ जाता है, वो अपनी चॉइसेस करता है, वो डिफरेंट स्टफ के अंदर से अपने काम की चीज जो जो उसके लिए ईगोसेंट्रिक होती है, जो उसके लिए अट्रैक्टिव होती है, वो उसको पिक एंड चूज करने की कोशिश करता है। और इसमें बेसिकली उसकी सेल्फ एस्टीम पे जो है ना उसका उसका जो मेन एम होता है वो सेल्फ एस्टीम को लूज ना करना है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज ना करना। वो अपने अच्छे बुरे को क्योंकि उस टाइम पे समझ रहा होता है, तो इस स्टेज के अंदर जो सक्सेस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंडली इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चे को जो इनकरेज करेंगे कि जी ठीक है आप अपनी पसंद की चीज़ों को चूज करें, और इसमें फिर ये चीज़ होगी कि उस बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करेगा। ही विल नॉट डिपेंड ऑन समवन अदर। सो बेसिकली इसमें एक तरह से जो है ना उसके अंदर ये हम कह सकते हैं कि खुद मुख्तारी पैदा हो जाएगी, खुद से चीजें करने की जो है वो सलाहियत पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को जो है ओवर क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चे के ऊपर जो है आप अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी जो है या आप जो अथॉरिटेटिव जो है पेरेंटिंग स्टाइल आप यूज करेंगे उस बच्चे के ऊपर, तो इट विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड। वो बच्चा जो है वो डाउट का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, और उसकी जो सरवाइव करने की एबिलिटी होगी उसके अंदर भी जो है वो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एंड ही विल बी ओवरली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। उनकी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड उनके अंदर इश्यूज आ जाएंगे, और दे विल फील अ सेंस ऑफ शेम और डाउट इन देयर एबिलिटी लेटर ऑन जाकर। थर्ड जो स्टेज है दैट इज द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका जो पर्पस है दैट इज इसका इस स्टेज के अंदर जो है वो एज रेंज जो है वो 3 साल से 5 साल है। इसका जो प्राइमरी फीचर होता है वो चाइल्ड रेगुलरली वो इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने जो है पीयर ग्रुप्स के साथ, और क्योंकि इस एज में बच्चे की जो इनिशियल जो स्कूल्स होते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं 4 से 5 ईयर्स की एज में आके, तो बच्चे को एक थोड़ी सी मजीद फ्रीडम मिल जाती है। इसमें बेसिकली जो बच्चे का सेंटर पॉइंट होता है वो गेम्स प्ले करना होता है, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। एक बच्चे के अंदर की जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उसको बेसिकली वो बच्चा जो है वो शो ऑफ करवाने की कोशिश करता है, और उसको उसको जो है करने की कोशिश करता है, डिफरेंट न्यू एक्टिविटीज करने की कोशिश करता है। वो इस तरह के बच्चे अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, अपनी गेम्स को जो है वो न्यू गेम्स को मेकअप करते हैं, और डिफरेंट तरह से जो 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 मतलब एक बच्चे के अंदर की जितनी भी चीजें होती है उनको वो बेसिकली एक्टिविटीज को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, इनिशिएट विद अदर्स, इनिशिएट विद देयर पीयर ग्रुप्स, इनिशिएट विद देयर फ्रेंड्स, इनिशिएट विद देयर नेबर्स। तो वो उन तमाम लोगों के साथ जो है वो बेसिकली वो अगर तो आप बात वहीं पर आ जाती है कि अगर उसको डिफरेंट चीजें करने की परमिशन दी जाएगी तो उसके अंदर एक तरह से जो है डिफरेंट डिसीजंस को मेक करने के हवाले से उसके अंदर एबिलिटी पैदा हो जाएगी, उसके अंदर सेंस ऑफ इनिशिएटिव पैदा हो जाएगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। और अगर वो चीजें करने की इजाजत उनको नहीं दी जाएगी, उनको ओवरली क्रिटिसाइज किया जाएगा, ओवरली कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके बाद उनके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा हो जाएगा। इस तरह के बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं है कि एक बच्चा जितनी डिमांड्स कर रहा हो या जितनी चीज़ों को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हो कि अगर वो पानी पीने के बाद गिलास उठा के फेंक रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज ना करें। नहीं, जायज क्रिटिसिज्म एक बच्चे को जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हैबिट्स को जो है ना हैबिट फॉर्मेशन के दौरान अगर आप एक बच्चे की जो काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, तो इट मीन्स कि वो एक तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए कि इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में, कि अगर कोई गलत चीज करता है बच्चा तो उसको गिल्ट से रिलेटेड जो है
वो उसको उसको गिल्ट फील करना चाहिए कि मैंने ये गलत किया है। तो ये इसलिए कहते हैं कि इन दोनों के बीच का बैलेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ इज द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। एक बच्चा जो है वो कितना कॉम्पिटेंट है और एक बच्चा कितना इंफीरियर है, वो स्टेज 4 में होता है। इसकी एज रेंज जो है 5 से 12 ईयर्स। इस एज में एक बच्चे की जो बेसिक थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाती है, एक बच्चे के अंदर की जो लॉजिक होती है वो डेवलप हो जाती है। और इस एज रेंज में जो टीचर्स का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एज में आके बच्चे जो है वो रीड करना, राइट करना और मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करना और खुद से चीज़ें करने से जो करने का एक जो प्रोसीजर होता है वो बच्चा जो है करने की कोशिश करता है। इसमें टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसान का जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उसका घर होता है, जो सेकंड स्कूल होता है वो जो रियल स्कूल होता है उसकी मैं बात करूँ, उसमें जो टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी भी चाइल्ड के बारे में उसको सिखाना, उसके डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर काम करना, जितनी उनकी बेसिक थिंकिंग है उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाना, लॉजिक को डेवलप करना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यह है कि अगर आप बच्चे को इनकरेज करेंगे, उसको जो है डिफरेंट चीज़ें करने के हवाले से रीइंफोर्स करेंगे, तो उनके अंदर एक तरह से कॉम्पिटेंसी पैदा हो जाएगी और उनके अंदर जो है एबिलिटीज़ जो है पैदा हो जाएंगी अपने गोल्स को अचीव करने की। और अगर उनको आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे पेरेंट्स या टीचर्स, तो फिर ज़ाहिर है वो इन्फीरियर फील करेंगे अपने आप को, उनके अंदर डाउट्स होंगे, दे मे नॉट रीच टुवर्ड्स देयर पोटेंशियल। उनके अंदर एक जितनी बेसिक अप्रोचेस के अंदर या बेसिक जो थिंकिंग के अंदर या बेसिक हम कह सकते हैं कि लर्निंग उसकी एक बच्चे की जो होगी वो उस पोटेंशियल तक भी वो बच्चा नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए उसकी जो स्पेसिफिक स्किल्स को मेंटेन करने के लिए एक टीचर का रोल, एक पेरेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फेलियर जो है that will create a lot of problems, that will create a lot of issues for the child। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए आपने बच्चे को इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी के बीच के अंदर भी एक बैलेंस अगर आप वो करेंगे तो इट विल लीड टुवर्ड द सक्सेस एंड द कॉम्पिटेंस। द फिफ्थ स्टेज इज द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका जो बेसिक जो इसमें वर्च्यू होता है दैट इज अ फिडेलिटी, या हम कह सकते हैं कि फेथफुलनेस। 12 से 18 साल की एज है। इस एज के अंदर ये बेसिकली एक जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है जिसमें बच्चा जो है चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। तो इस ट्रांजिशन के अंदर कुछ जो है बॉडीली चेंजेस होते हैं, इंसान जो है पुबर्टी के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है उस बच्चे को। तो इस वजह से उसकी मज़ीद काउंसलिंग की इसके अंदर ज़रूरत होती है। इस एज में बच्चा अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा होता है, अपने करियर की तरफ देख रहा होता है, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी फैमिलीज़ को देख रहा होता है और अपने घर के जितने भी इंटरनल मैटर्स होते हैं उन सबको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा होता है और उसके अंदर एक तरह से अपना कंट्रीब्यूशन भी डाल रहा होता है। तो इस स्टेज के अंदर बेसिकली एक बच्चे के अंदर जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। और बच्चा जो है इसमें मैं ये बच्चा नहीं कहूँगा, जो अडल्ट है वो बेसिकली जो है अपने पर्सनल वैल्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने बिलीव्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने गोल्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो ये बेसिकली अगर तो पिछली स्टेजेस बड़े अच्छे से हुई हैं, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी आ गई है, उसके अंदर होप भी आ गई है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो इस स्टेज के अंदर वो बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा और अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करेगा। और इसमें जो है किसी भी किस्म का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर पिछली स्टेजेस उसकी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई अच्छे से, तो यहाँ पर भी एक बच्चे को अपनी रोल कन्फ्यूजन के हवाले से इश्यूज आएंगे। कोई भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा तो वो अच्छे से अपने डिसीजंस को नहीं कर पाएगा और वो अनश्योर होगा कि उसने क्या करना है या कौन सी चीज़ यहाँ पर फिट आती है, कौन सी चीज़ यहाँ पे फिट नहीं आती। तो उसके रिलेशनशिप्स के अंदर भी इश्यूज आएंगे और उसकी जॉब अगर वो करना चाह रहा है उस एज में तो उसके अंदर भी इश्यूज आएंगे और बस एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट का वो बच्चा जो है या वो अडल्ट जो है वो शिकार हो जाएगा इसमें। 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब लव है और आइसोलेशन का मतलब तन्हाई है। तो अगर फर्स्ट 5 स्टेजेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं, इसमें बेसिकली
इस एज में 18 से 40 साल की एज में इंसान अपने लव के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है और डिफरेंट न्यू रिलेशनशिप्स को जो है वो एक्वायर करता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स जिसमें इंसान की अपनी शादी हो जाती है और फैमिली हो जाती है और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो अटैचमेंट होती है, जो स्पाउस होती है उसके साथ की जो अटैचमेंट होती है वो इस स्टेज के अंदर आती है। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो इसके इसके रिजल्ट में एक हम कह सकते हैं कि हैप्पी जो है रिलेशनशिप्स होता है, उसके अंदर कमिटमेंट होती है, उसके अंदर सेफ्टी होती है, उसके अंदर केयर होती है और एक बच्चा जो जिसकी एक एडल्ट जिसकी पिछली स्टेजेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वो यहाँ पर ज़ाहिर उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं होगी। वो अगर लाइफ पार्टनर की तरफ जाएगा, अपने स्पाउस की तरफ जाएगा, तो वो भी एक मैं कह सकता हूँ कि उसमें एक रिलेशनशिप्स के हवाले से एक जो है दरार पैदा हो सकती है और वो आइसोलेशन का शिकार हो सकता है बिकॉज उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हुई, उसने अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज नहीं किया, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो अपनी जो है इंटीमेसी, अपनी लव को अवॉइड करने की कोशिश करेगा और वो आइसोलेशन की तरफ जाएगा, वो लोनलीनेस की तरफ जाएगा और इवन के समटाइम्स कहते हैं कि डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन की तरफ भी वो जो अडल्ट है वो जा सकता है। तो सक्सेस जो है वो लव की तरफ लेकर जाएगी और अनसक्सेस जो है वो फेलियर या आइसोलेशन की तरफ जो है वो लेकर जाएगी इसमें। नंबर 7 इज द स्टेज ऑफ जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी हम कहते हैं कि टू प्रोवाइड केयर एंड कंसर्न फॉर यंगर एंड ओल्डर जनरेशंस, कि हम केयर और हम कह सकते हैं कि कंसर्न शो करते हैं टुवर्ड्स द यंगर पीपल एंड द ओल्डर पीपल। अब बेसिकली जो 40 से 65 साल की जो एज होती है, इसमें इस एज रेंज के अंदर एक इंसान ने जितना कुछ अचीव करना होता है वो कर चुका होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन होगा तो वो उस सक्सेस को हासिल करने के बाद ये टाइम होता है कि आप अपनी सोसाइटी से जो कुछ भी आपने लर्न किया है, जो कुछ भी आपने फायदा उठाया है, अब वापस आपने सोसाइटी को क्या दिया है। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिकली गिव बैक करने का टाइम होता है। अगर इस सोसाइटी ने आपको सेंस दिया है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, आपको अच्छी एजुकेशन दी है, आपको अच्छी डोमेस्टिक लाइफ दी है, अच्छी फैमिली दी है, तो उसके बाद आपने इस सोसाइटी को वापस क्या किया है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू गिव बैक टू द सोसाइटी, जिसमें आपकी जो है यंगर जनरेशन भी आ जाती है और आपकी जो है ओल्डर जनरेशन होती है वो भी आ जाती है। इसमें अगर आपका वर्क प्रोडक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे, आप सोसाइटी को गिव बैक करेंगे। अगर आपने एक फील्ड के अंदर पीएचडी की हुई है तो आप एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप न्यू जनरेशन को न्यू आइडियाज दे सकते हैं। उनके साथ एक सेंस ऑफ जनरेटिविटी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, जो कि एक बिगर पिक्चर होती है। आपका अपना एक रोल होता है, आपका एक अपना सेल्फ होता है जो आप इस सोसाइटी को देते हैं। तो इस वजह से जो सक्सेस होती है वो आपको एक ऐसी फीलिंग देती है जिसमें आपको यूजफुलनेस एक आपके अंदर आती है, आपके अंदर अकम्पलिशमेंट आती है। और फेलियर जो होती है दैट इज वेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है इस स्टेज पर आकर, बिकॉज इस स्टेज पे इंसान के अंदर की जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो डाउनवर्ड्स होना शुरू हो जाती हैं और एक सेंस ऑफ फेलियर एक इंसान के अंदर फील आता है, एक सेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस या शैलो हो जाना वो होता है। और स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टैटिक हो जाना, कि रुक जाना, उसकी लाइफ एक तरह से रुक सी जाती है। तो इस वजह से ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ के अंदर। द फाइनल स्टेज इज द ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर के अंदर जो इसका बेसिक विषय होता है वो होता है विजडम। इसमें 65 प्लस एज जो होती है, मोस्टली इस एज में इंसान के अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है और हम कहते हैं कि एज ए सीनियर सिटीजन्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लाइफ स्लो हो जाती है, लाइफ की प्रोडक्टिविटी वो स्लो हो जाती है। और अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो वो बेसिकली जब हम अपने पास्ट को देखते हैं तो हमें, अगर हमने पास्ट हमारा अच्छा होता है तो हमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती है।
अगर हमने गोल्स अचीव किए हुए होते हैं तो हम हमें एक सेंस ऑफ जो है ये फील हो जाता है कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड with this society and I am contented whatever I have done। हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग आ जाती है। लेकिन अगर लाइफ से हम जो है डिससेटिस्फाइड हो या अनसेटिस्फाइड हो तो दैट विल लीड टुवर्ड्स द डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। सो इस वजह से जो सक्सेस होती है उससे हमारे अंदर लॉजिक विजडम डेवलप हो जाती है और एक तरह से जो है ना कंप्लीटनेस जो है वो डेवलप हो जाती है और हम अपनी डेथ को बगैर फेयर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हमारे पिछली स्टेजेस जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होती तो फिर हमारे अंदर होपलेसनेस और डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें जो है वो इस एज के अंदर आ जाती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।